तो बच्चों 9th क्लास में हो, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है या किसी वजह से मैथ या साइंस में कोई दिक्कत है तो बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम 5 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो। तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी। चैप्टर हमारा चल रहा था ग्रेविटेशन, ठीक है। इसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें हैं जो समझ ली थी, ठीक है। ये जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू थी 9.8, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, ये बात समझा रहा है आपको। मैंने ये बात डिस्कस भी करी थी कि अगर मैं एक भारी पेन ले लूँ और एक हल्का पेन ले लूँ और दोनों को फेंकूँ तो क्या बराबर टाइम पे गिरेंगे ज़मीन पे? तो हाँ गिरेंगे। समझ में आ रही है बात? या एक हाथी और चींटी को अगर फेंक दो और हवा हटा दो या बाकी कोई भी फोर्स हटा दो, सिर्फ ग्रेविटेशन हो, समझ आया? उस केस में क्या होगा बेटा? दोनों साथ में नीचे गिरेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वही एक्टिविटी से अब आपको समझा रहा है। तो टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन हो रहा है चीज़ों का, है ना। हम चीज़ों को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है ना। बेटा सुनाई दे रहा है? कहाँ देख रहे हो? इधर देखो, इधर दिख नहीं रहा है? यहाँ दिख रहा है ना? ये कितने हैं? ये हाँ दिख तो रहा है, चेक कर लेना चाहिए मतलब। अरे ये भाई क्या हो गया भाई? गोली कुछ गलत खाया था? अच्छा तब ठीक है। गोली रास्ते में किसी ने कुरकुरे तो नहीं दिए थे? तब ठीक है। और रास्ते में कुछ दे तो मत खाना, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही फिर 1 के 4, 4 का 1 दिखेगा। देखो हाँ, तो ये मोशन हो रहा है। कह रहा है एक एक्टिविटी करते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे कि क्या होगा, कह रहा है एक शीट ऑफ पेपर लो और एक स्टोन लो, ठीक है। पत्थर और पेपर लो, दोनों को फेंक दो फर्स्ट फ्लोर से, ठीक है। देख लेना कोई नीचे जा ना रहा हो खोपड़ी पे फेंक दो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप क्या देखोगे कि पेपर बाद में पहुंचेगा और पत्थर पहले पहुंच जाएगा। होगा ना ऐसा? नॉर्मली तो ऐसा ही होगा, है ना, कि पेपर धीरे धीरे जाएगा थोड़ा, ठीक है, और पत्थर तेजी से जाएगा, है ना। यहाँ भी कर सकते हैं, इरेजर और पेपर लेके कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वैसे वो अंडरस्टूड है, वो कर नहीं रहा इसलिए, ठीक है। आप घर में कर सकते हो, करके देख लेना। कह रहा है हम देखते हैं पेपर जो है वो ग्राउंड पे बाद में पहुंचता है स्टोन से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, हवा का उस पर रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। एयर की वजह से रेजिस्टेंस आया, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे। अब रेजिस्टेंस जो एयर का लग रहा है पेपर पे वो बहुत ज़्यादा है जो रेजिस्टेंस लग रहा है स्टोन पे उससे। समझ गया? पेपर को वो ज़्यादा रोक रहा है और स्टोन को वो कम रोक रहा है। समझ आया? तो वही कह रहा है। लेकिन अब अगर हम यही एक्सपेरिमेंट एक ऐसे ग्लास जार में करें जिसमें एयर जिसमें से बाहर निकाल ली गई है, एयर जिसमें से बाहर निकाल ली गई है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बेटा कि दोनों सेम रेट पे गिरेंगे, दोनों सेम रेट पे गिरेंगे। इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत? आगे देखो। अब कह रहा है कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसे एक्सेलरेशन मिलता है जब वो फ्री फॉल में होता है। कोई दिक्कत है? और कह रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये इंडिपेंडेंट होता है मास के। एक सेकंड रुकना बेटा, थोड़ा धीरे बोलो। वंश धीरे बोल थोड़ा यार, कितना चिल्लाता है। देखो कह रहा है वी नो दैट एक ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन उसको फील होता है और मास मैटर नहीं करता। मास मैटर यहाँ देखा था ना, क्यों नहीं करता मास मैटर? क्योंकि यहाँ मास इनटू एक्सेलरेशन, और वही एक्सेलरेशन क्या है? ये जी है। तो वो क्या हुआ, मास से मास क्या हो जाता है बेटा? कैंसिल हो जाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में? तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि फोर्स इतना, वहाँ m इंटू जी हो गया, m से m क्या हुआ? कैंसिल। तो वो जो एक्सेलरेशन फील हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है मास से, कोई मतलब उससे नहीं है। तो इसका मतलब वही वो बोलना चाह रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे खोखला है, चाहे सॉलिड है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, वो सब सेम रेट पे गिरेंगे, सब सेम रेट पे ही गिरेंगे अगर ग्रेविटेशन की वजह से गिर रहे हैं तो। हाँ, उसमें जो बाकी चीजें लग रही है उसकी वजह से फिर रेट में फर्क आता है। समझ आया? तो वही वो बोल रहा है। कह रहा है कि स्टोरी है, कह रहा है कि गैलीलियो ने बहुत सारी अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है उन्हें जो है गिराया था, ठीक है। लीनिंग टावर है ऑफ पीसा इटली में, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए। कोई दिक्कत? अब एक बात याद रखो, ये पिछले चैप्टर में तुमने क्या करा था? कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे। v बराबर u प्लस AT था, है ना।
एक ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ठीक है, एक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as था। समझ आ रहा है कि नहीं? अब इन सब में जहां जहां a है वहां वहां आपको क्या लगा देना, ये g लगा देना है, ठीक है। समझ आ रही है बेटा बात? तो ये g जब आप लगा दोगे, ठीक है, तो उन केसेस में क्या होगा, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व कर लोगे जो जो तुम्हें देंगे। तो वही बोल रहा है, कह रहा है कि यहाँ आप जानते हो u v क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, s क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। कह रहा है ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन a को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बातें आप पढ़ चुके हो, ठीक है, कि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे यहाँ है, कह रहा है कार है वो फॉल गिर रही है लेज पे से एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में वो कार गिर गई, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे कह रहा है कि जी आप 10 लो, वैसे 9.8 होता है, आपको क्या लेना है बेटा 10। कह रहा है स्पीड क्या है स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड की, है ना, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, स्पीड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वही बात आ जाती है ना, यहाँ पे स्पीड मतलब वही है कि वेलोसिटी बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज कर रहा है, वैसे उसका मतलब वही है, वेलोसिटी ही निकालनी है। समझ आया? तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। अब वो गिरी है तो इनिशियल क्या है 0, u क्या है बेटा 0 है, ठीक है, और u प्लस ए टी, ए कितना लेना है आपको यहाँ 10, और टाइम कितना दे रखा है 0.5, कितना दे रखा है 0.5, ठीक है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कि 5 मीटर पर सेकेंड से वो जमीन पे गिरा है। आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन आया है सबको समझ? नहीं आया? सही बता, पक्का समझा तो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझा दो बस, आंसर छोड़ो। पढ़ लो आराम से, 1 मिनट और ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि देखो जब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तो या तो तुम पूछो, और नहीं तो हाँ मत करो, क्या फायदा हाँ करके। पूछने में क्या दिक्कत है? तो दिक्कत है, कुछ इज्जत घट जाएगी। बताओ, समझाओ मुझे, आ गया ना तुम्हें, समझाओ। अभी तो पहला ही बताया, बताओ फिर कैसे निकाला, पहला स्पीड कैसे निकाली? फॉर्मूला कौन सा है? देखो फॉर्मूला ये होता है ना, v बराबर u प्लस ए टी। अब वो गिर रही थी, जब गिरने से पहले तो वो 0 पे ही थी ना, वो चल तो नहीं रही थी, तो वो 0, u क्या हो गया 0। समझ आई बात? एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होता है, वो जो g है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये g है, g कितना होता है 9.8, यहाँ बोला गया आप 10 ले लो, और टाइम आपको दिया गया है 0.5, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो उतना आ जाएगा, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला, एवरेज स्पीड निकालो। क्या निकालो बेटा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे वही आ जाएगा, सेम ही रहे, मतलब ये डिवाइडेड बाय 2 है तो क्या हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि वो 0 था, वो 5 है, तो क्या हो गया एवरेज 2.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है आगे, कह रहा है सो हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा है यहाँ हमें डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है बेटा? क्योंकि कार गिरी है ना, तो वही वो बोल रहा है कि कितना ये दूरी पे है। समझ आ रहा है? तो यहाँ आपके पास देखो क्या होगा, ये पता है आपको कि s बराबर क्या है हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? हाँ बिल्कुल, s बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि u कितना है बेटा 0 है, ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ आ गए तो ये क्या बचा हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ a कितना है 10 है ना, तो ये 5 हो जाएगा। टाइम कितना है 0.5 इंटू 0.5, समझ आया? तो कितना बन जाएगा 0.25, ठीक है, और काटा तो 1.25 आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? आया भाई? ठीक, तुझे आया शामू?
ये वाला नहीं आया, ये नहीं आया, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे u जो है वो क्या है, 0 है। इतनी बात समझ में आई? इसलिए ये पूरा क्या हो गया, 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो बच गया ये। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो हाफ एक्सेलरेशन यहाँ पे है 10। ये जो g होता है ना, यही एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे। ये जो g दे रखा है ना, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। और टाइम दे रखा है तुम्हें 0.5, क्या दे रखा है, 0.5 सेकेंड। समझ आया? तो वो 0.5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आई बात समझ में? तो इससे इसको काट देना, ये 5 आ गया, ये 5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.25, ये हो जाएगा 1.25, ठीक है। करके देखना बाकी खुद से भी। देखो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, उसे वर्टिकली अपवर्ड, ये देखो ये क्वेश्चन समझो कि उसे ऊपर हमने भेजा, वो एक हाइट पे पहुंचा 10 मीटर की, कितनी, 10 मीटर। कह रहा है वेलोसिटी बताओ जिससे ऑब्जेक्ट जो है ऊपर फेंका गया, जिससे ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया, और टाइम बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का। ये टाइम निकालना है हमें, डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। समझ में आ रही है बात? और ऊपर फेंका गया है, तो इन चीजों को जरा समझना आप कि यहाँ पे ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट हो गया ना। नीचे आते वक्त पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर जाते वक्त नेगेटिव। समझ आई बात कि नहीं? तो यहाँ 9.8 को क्या लोगे बेटा, माइनस में लोगे। डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है 10, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जब कोई सामान तुमने ऊपर फेंका तो एक टाइम के पे जाके रुक गया ना, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। इतनी बात आई समझ में? अब वही वाला फॉर्मूला v² माइनस u² बराबर क्या होता है, 2as, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, u, क्या चाहिए, u, कि कितने से फेंका गया था, कितने से फेंका गया था, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 2 इंटू a कितना है, 9.8, और s कितना दे रखा है, 10, ठीक है। ये याद रखना, ये माइनस में है। किस में बेटा, माइनस में। कोई दिक्कत है इन चीज़ों में? बस इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये u बराबर कितना हो जाएगा, √196, तो कितना आ गया, 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकंड से उसे फेंका गया था। क्या कैसे लेना है, ये बातें समझ में आ गई ना। जब चीज़ ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन क्या लोगे, माइनस में। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब वो 9.8 क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद की बात यही कि तुम्हें 10 मीटर दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी को क्या ले लोगे, 0 आया, और सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत। फिर अगला हमें क्या चाहिए, टाइम। क्या चाहिए, टाइम। तुम्हारे पास v है, तुम्हारे पास u है, आराम से तुम ये चीज निकाल लोगे, कोई दिक्कत है? आ गया समझ में इतना? ठीक है, आगे देखो। अब आती है चीज मास और वेट की। क्या आता है, मास और वेट। तुमको ये चीजें पहले चैप्टर में भी बता रखी है, फिर से बता देते हैं कि मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ, एक बॉडी में कितना मैटर है उसको हम क्या बोल देते हैं, मास। जब उस पर ग्रेविटी लगा दी, जब उस पर क्या लगा दिया बेटा, ग्रेविटी, तो वो क्या बन जाता है, वेट। क्या बन जाता है, इतनी बात समझ आई? मास हर जगह सेम रहेगा, मास हर जगह क्या रहेगा, सेम। धरती पे, चांद पे, सूरज पे, मार्स पे, हर जगह। समझ आ रहा है? लेकिन वेट क्या होगा, हर जगह बदलेगा। वेट क्या होगा, हर जगह बदलेगा। समझ आया? जैसे धरती पे वेट क्या होगा, ज्यादा, और मून पे वेट क्या होगा, कम, क्योंकि धरती की ग्रेविटी है ज्यादा और मून की ग्रेविटी है कम। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रहा है भाई? मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। उसी मैटर में क्या जोड़ दिया हमने, ग्रेविटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। तो देखो मास के लिए बोल रहा है वो कि मास क्या होता है, साथ में मास को हम इनर्शिया भी बोल सकते हैं कि मास क्या होता है, मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। बाकी ये यही बोल रहा है कि ये सेम रहेगा, चाहे अर्थ पे है, मून पे है, आउटर स्पेस में, कहीं पे भी है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। मास जो है ऑब्जेक्ट का वो क्या है बेटा, कांस्टेंट रहता है, और वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं, वेट की बात करते हैं। कह रहा है कि हमें पता है अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को क्या करती है, एक सर्टेन फोर्स से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और ये फोर्स डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलरेशन से, ठीक है। ये जो फोर्स है ये किससे पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और एक्सेलरेशन से। कह रहा है वेट क्या होता है, वेट किसे कहते हैं, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ। बातें समझ में आ रही है ना? यही मैंने अभी तुमको सिखाया ना कि ये क्या हो रहा है कि अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो वेट एक फोर्स है। वेट एक क्या है बेटा, इतना समझ में आया?
तो वेट एक फोर्स है। अब देखो कह रहा है हमें पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बात सिखाई थी ना, फोर्स बराबर ma होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इस केस में क्या है, मास एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, g, क्या आ जाएगा g, कोई दिक्कत इसमें? तो वही बात ये बता रहा है आपको कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का एक ऑब्जेक्ट पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट। क्या बोलते हैं बेटा, वेट बोलते हैं। समझ आया? तो वेट बराबर क्या होगा, फोर्स ही वेट है। वेट एक क्या है बेटा, फोर्स। वेट एक क्या है बेटा, फोर्स है। समझ आया? जो कि अर्थ लगा रही है ऑब्जेक्ट पे, जो कि अर्थ लगा रही है ऑब्जेक्ट पे। भाई इधर आके बैठ जा, बेचारा ऐसे ऐसे कर रहा है बार बार, दिख रहा है? तो दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो ठीक है। तो वेट बराबर क्या है बेटा, मास इनटू, समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो आगे कह रहा है एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। ऐसा यूनिट वेट की क्या है, जो कि फोर्स की होती है, जो कि क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन, है ना। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन। और वेट एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, है ना, तो उसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेट का मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि वो नीचे की तरफ एक्ट करता है। कहाँ एक्ट करता है, नीचे की तरफ। समझ में आ रही है बात? कह रहा है वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस। अब एक बात है कि जी की वैल्यू हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो कह रहा है एट अ गिवन प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जो वेट होगा वो क्या होगा, मास के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, मास के अकॉर्डिंग। बात समझ आ रही है? क्योंकि जी तो हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट है ना, 9.8 मान लिया। जैसे हम सबका अगर वेट की बात करें तो 9.8 का ही हमारे ऊपर धरती जो है वो एक्सेलरेशन लगा रही है। तो यहाँ फर्क किस चीज से आ रहा है, मास। जिसका मास ज्यादा उसका वेट ज्यादा, जिसका मास कम उसका मास कम। बात समझ में आ रही है? देखो आगे, तो वही ये बोल रहा है कि वेट जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। और इसी रीजन से, है ना, एट अ गिवन प्लेस हम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ मेजर ऑफ मास, वेट को हम मास की तरह यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ग्रेविटी तो उतनी ही लग रही है सब पे। आ गया समझ में? एक्सेलरेशन तो सबका उतना ही है, ठीक है, या फोर्स उतना ही सब पे लग रहा है, ठीक है। तो वेट का फर्क कहाँ आता है, मतलब वेट से वो हम वेट की मदद से ही मास का पता लगाते हैं कि किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है। आया? इसीलिए इंटरचेंजेबली यूज होता है बहुत ज्यादा। कह रहा है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एवरीवेयर। जो मास है वो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, चाहे अर्थ पे है चाहे किसी भी प्लेनेट पे है। लेकिन वेट हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगा। वेट क्या होगा बेटा, अलग अलग। समझ में आई बात? इतने में दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो, कह रहा है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पे किसी चीज का वेट क्या होगा। कह रहा है कि अगर हमें बोला गया वी हैव लर्न्ड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। वेट क्या है, वो फोर्स जिससे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को। ऐसे ही सेम वे में वेट मून पे क्या होगा, वो फोर्स जिससे मून अट्रैक्ट कर रहा है। जिससे कौन अट्रैक्ट कर रहा है, मून। अब कह रहा है जो मास है मून का वो क्या है, अर्थ से कम, और ड्यू टू दिस, इसी की वजह से मून जो है वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मून का मास कम है तो वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगाएगा, बोलो बोलो, पता है तुम्हें, तुमने ये चीज पढ़ी है ना, लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ है ना, पढ़ा था ना यहाँ पे। किधर गया भाई, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता था ना, ठीक है, कि क्या होता है कि फोर्स होता है एक, है ना, हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास। तो अगर मून का मास कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो मून का मास अर्थ से कम है, तुम्हारा तो उतना ही रहेगा ना। मान लो गोली को हम भेज दें चांद पे, तो चांद पे इसका मास तो उतना ही रहेगा। मून का मास क्या हुआ, कम है अर्थ से, इसका मतलब मून और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है कि वो कम क्यों लगाएगा। तो मोटा खुश हो गया, कह रहा चांद पे जाऊंगा। वाह, देखो देखो, हाँ, चंदा ऐसी शक्ल हो गई गोली की। सवास मोटे, मतलब अभी गए नहीं हो, जाना एक दिन। क्यों नहीं, ऐसा थोड़ी है, सेफली रिटर्न आते हैं। अभी गई थी ना सुनीता विलियम्स, रेस में गई थी, मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा। तो जा भाई मून पे, नील आर्मस्ट्रांग नहीं आए थे वापस, ऐसा थोड़ी है। वो तो एक्सीडेंट होते रहते हैं, बाइक चलाने में एक्सीडेंट हो जाता है तो बाइक चलाना छोड़ देता है इंसान। देखो
कहाँ थे? तो ये चीज थी। कह रहा है इसकी वजह से मून क्या करता है, एक्सर्ट करता है लेस प्रेशर। अब देखो कह रहा है मास जो ऑब्जेक्ट का m है और उसका वेट मून पे Wm है। कह रहा है मास ऑफ मून भी mm, ये mm ले लिया मास ऑफ मून, ठीक है। और कह रहा है उसका रेडियस क्या है, rm। कह रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर आप लगाओगे तो वेट जो होगा ऑब्जेक्ट का मून पे वो क्या होगा, g, ये कैपिटल G आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? ये फॉर्मूला वही है सेम जो पहले लगा रहे थे। भाई आ रहा है समझ में कुछ? तब ठीक है। कह रहा है अब वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ भी WE ले लिया, तो मास ऑफ अर्थ m है और उसका रेडियस r हम ले रहे हैं। अब देखो ये यहाँ पे दे रहा है आपको मास और रेडियस दोनों का, ठीक है, कि अर्थ का मास इतना है और मून का मास इतना है, ठीक है। 7.36 इंटू 10 की पावर 22 और यहाँ रेडियस दे रहा है दोनों का 6.37 इंटू 10 की पावर 6 और यहाँ 1.74 इंटू 10 की पावर 6। कोई दिक्कत इस चीज़ में? अब ज़रा समझना, कह रहा है जो इक्वेशन हमने बनाई है 9.9 और 9.15 उसमें क्या है कि वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा, g m इंटू एम अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि वैल्यू अगर हम लगाएं तो जो वेट आएगा मून पे वो ये आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है, कि 2.431 इंटू 10 की पावर 10 g इंटू में m, है ना। g को उसने g ही छोड़ दिया यहाँ, उसको कुछ नहीं किया, है ना। ये मास लिया, दूसरे का मास लिया छोटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ आई। अब अर्थ में अगर लगाएंगे वही फॉर्मूला तो ये ऐसा आएगा 1.474 इंटू 10 की पावर 11 g इंटू एम। अब यहाँ देखो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो क्या होगा, ये g और m तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, बच गई ये वैल्यूज। जब इन्हें डिवाइड किया जाएगा तो ये अप्रॉक्स क्या आ गया 1/6, क्या आ गया 1/6। इसका मतलब जो मून पे मास है वो 1/6 वो सॉरी वेट है वो क्या हो जाएगा 1/6, वो क्या हो जाएगा आया। अगर यहाँ तुम 60 किलो के हो, है ना, तो तुम वहाँ कितने के 10 के, है ना। एक जगह पे लिखा था, है ना, यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेनेट, यू आर नॉट ओवरवेट, है ना, तुम ओवरवेट नहीं हो, तुम बस गलत प्लेनेट पे हो। मून पे चले जाओ 10 किलो के हो जाओगे, बात खत्म, ठीक है। मोटे ये बात झूठ है। खुश हो रहा है, कह रहा है अच्छा हल्का हूँ मैं, बस मून पे जाने की जरूरत है मुझे। समझ आई बेटा बात? तो यही बात है, जो भी वेट आपका यहाँ है उसे 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपका मून का वेट पता लग जाएगा। कोई दिक्कत? वही ये बोल रहा है कि मान लो मास है ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है, 10 kg का है, कह रहा है वेट निकालो। क्या निकालो? वेट। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये तो आसान है, अरे भाई मल्टीप्लाई कर देगा ना जी से, समझ गया। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बस वही करना है। क्या सोच रहा है? वो घबरा गया, कह रहा है ये क्या दे दिया, न्यूटन जी। तो वही तो बोला ना कि जो हम निकाल रहे हैं वो यही है कि इंटरचेंजेबली यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलो, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पे वो कितना है, 10 न्यूटन का है। कह रहा है उसका वेट क्या होगा जब हम मून पे करेंगे, मून पे नापेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 1/6, क्या हो जाएगा, तो 10/6 मतलब 1.67 आ जाएगा। कोई दिक्कत इतनी बातों में? मजा आ रहा है? अब अगला टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर, नेक्स्ट क्लास में होगा। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म, बस, ठीक है। जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से पढ़ लेना, हो गया। तो बच्चों समझ आया होगा पूरा आपको भी अच्छे से। बाकी अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझा सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी परसों मिलते हैं फिर शाम 5 बजे।